नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग की भयानक आग क्या शांत होने की कगार पर है? क्योंकि दुनिया हैरान है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की शर्तों पर सरेंडर करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और किसी भी वक्त इस महाडील पर दस्तखत हो सकती है। 100 दिन से ज्यादा तक चली इस खूनी जंग में अमेरिकी दबदबा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मिडिल ईस्ट के नए किंग बनकर उभरे हैं मुश्तबा। याद कीजिए 28 फरवरी का वो दिन जब ईरान पर भीषण हमला हुआ, आयतोल्ला अली खामेनी मारे गए। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया। ऐसा लगा इसके बाद इस्लामिक रिजीम का वजूद ईरान से मिट जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसे नाम की एंट्री हुई जिसका नाम था मुश्तबा खामेनी। और यह बात हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि ईरान की कमान मुश्तबा खामेनी के हाथ में जाएगी। कमान संभालते ही मुश्तबा ने ईरान को एक घायल शेर की तरह लड़ना सिखाया और इस पूरे जंग के दरमियान युद्ध का पासा पलट कर रख दिया। ईरान ने किसी बैसाखी का सहारा नहीं लिया। ईरान शी जिनपिंग के पास नहीं गया, ईरान पुतिन के पास नहीं गया। अपने दम पर अपने बेहद सस्ते लेकिन सटीक हथियारों, ड्रोन्स और मिसाइलों से अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को नस्तनाबूद कर दिया। $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ इस जंग में अमेरिका को, जबकि ताजा आंकलन अभी सामने नहीं। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को छोड़कर कतर, यूएई ईरान के सुरक्षा कवच में शामिल हो गए। ईरान से हाथ जोड़ लिया कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता, अब ईरान ही हमारी रक्षा करेगा। और बाकायदा इसके लिए ईरान को पे भी किया। खाड़ी देश अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। वो अब ईरान के सुरक्षा कवच में आने के लिए बेचैन है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यानी कि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका का मुकाबला किया बल्कि मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस ही चेंज कर दिया। जिस ट्रंप की धमक से दुनिया कांपती थी, जो अमेरिका दुनिया के हर मुल्क में घुसकर दादागिरी करता था, वही आज डील करना चाहता है। दावा है डील किसी भी वक्त हो सकती है, जो इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन का दबदबा अब इतिहास हो चुका है और इस इलाके में नया इतिहास लिख रहे हैं मुश्तबा। लेकिन इस डील ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ज्यादा बेचैन किया है। मुश्तबा के हाथ में ईरान का सिंहासन आते ही अब तेल अवीव में नेतन्याहू का आसन डोल रहा है। साफ हो चुका है ट्रंप का दबदबा खत्म है और मुश्तबा मिडिल ईस्ट के नए किंग है। शांति की इस डील पर और मुश्तबा की रणनीति पर करेंगे आज सबसे बड़ी चर्चा। मिडिल ईस्ट में 100 दिनों से ज्यादा सुलग रही बारूदी आग, लेकिन अब यह आग थम सकती है। दुनिया सन्न है क्योंकि जिस ईरान को मिटाने का प्लान अमेरिका और इजराइल ने बनाया था, आज उसी ईरान की शर्त पर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने को मजबूर है। वॉशिंगटन की कूटनीति के गलियारों से खबर है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के साथ ऐतिहासिक महाडील पर दस्तखत करने वाले, जिसने महाशक्ति अमेरिका के दबदबे को पूरी दुनिया में खत्म होते देखा है। लेकिन 100 दिन से ज्यादा के इस खूनी महाजंग में दुनिया को एक नया शहंशाह मिला। मिडिल ईस्ट का नया किंग मुश्तबा खामेनी, वो लीडर जिसने घायल शेर की तरह अमेरिका का मुकाबला किया और न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि पलटवार किया और अमेरिका की ही नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में आखिर किस बात को लेकर डील बनी है। खबर है कि अमेरिका ईरान पर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा। हालांकि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा। ईरान किसी को भी अपना एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा। ईरान संवर्धित यूरेनियम का भंडार कम करेगा। डील साइन होने के 30 दिन के बाद होर्मुज को खोल दिया जाएगा। होर्मुज से बिना किसी फीस के जहाजों की आवाजाही होगी। अमेरिका भी ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी 30 दिन के लिए हटाएगा। अमेरिका ईरान की $25 अरब की फ्रीज की गई संपत्ति जारी करेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी कारोबार करने के लिए ईरान को छूट दी जाएगी। ईरान पर लगे सभी तेल प्रतिबंधों को हटाने के लिए अमेरिका तैयार है।
डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर लगी रोक को भी अमेरिका हटाएगा और यहां भी वो सेवाएं बहाल करेगा। तो आप इसे क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूं अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। वो ईरान के सैंक्शन भी हटाएगा, ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति भी वापस लौटाएगा। ईरान में IRGC की ही रिजीम है, खामनेई सुप्रीम लीडर है। पहले खामनेई की उम्र 80 साल थी, लेकिन नए मुश्तबा खामनेई की उम्र लगभग 60 साल के आसपास बताई जाती है। यानी अमेरिका ने कुछ हासिल तो नहीं किया, ना ही रिजीम चेंज कर पाया, बल्कि अमेरिका ने ईरान को एक नया खामनेई शासन दिया, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई से भी ज्यादा सख्त माने जाते हैं। ये तो वही कहानी हो गई। 20 साल तक तालिबान के खिलाफ लड़े और जब भागे तो तालिबान को इस सत्ता की चाबी देकर भाग गए। ईरान वॉर की कहानी इस साल शुरू होती है 28 फरवरी से। यह वो खौफनाक दिन था जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे भीषण और विनाशकारी हमला किया। उस रात आसमान से मिसाइलें नहीं बल्कि तबाही बरस रही थी। वॉशिंगटन तेल अवीव का दावा था कि इस हमले के बाद ईरान अगले 50 सालों तक उठ नहीं पाएगा। वेस्टर्न मीडिया छाती पीट पीट कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था ईरान का अस्तित्व इतिहास बनने वाला है। अमेरिका ने ईरान के गुरूर को तोड़ दिया है, ईरान को मटिया मेट कर दिया है। हाँ, यह बात सही है कि इस हमले में ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को खो दिया। और यही नहीं, खामनेई का पूरा परिवार मारा गया। अचानक पूरे ईरान में कोहराम मच गया। सेना का मनोबल टूट चुका था, दुश्मन जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इजराइल और अमेरिका एक बात भूल गए थे कि एक व्यक्ति है जो आयतुल्ला अली खामनेई का सक्सेसर है और वो जिंदा है। इतिहास गवाह है, घायल शेर जब वापस आता है तो ज्यादा खूंखार हो जाता है। इस बेहद नाजुक और खौफनाक मोड़ पर ईरान के सिंहासन पर एंट्री हुई मुश्तबा खामनेई की। मुश्तबा ने जैसे ही कमान संभाली, IRGC की रगों में दौड़ रहा खून खौल उठा। मुश्तबा खामनेई ने कमाल संभालते ही रक्षात्मक नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, एक ही भाषा बोली जाएगी तेहरान की तरफ से, वो है बदले की भाषा। खून का बदला खून और हमले का बदला हमला। मुश्तबा के एक इशारे पर ईरान ने अपनी मिसाइलों के मुंह अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल की तरफ खोल दिए और मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। 100 से ज्यादा दिनों की जंग में मुश्तबा ने साबित किया कि आधुनिक तकनीक, खरबों डॉलर के अमेरिकी वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की ताकत भी उनके हौसले और जज्बे के सामने कुछ भी नहीं है। मुश्तबा ने अपने दम पर कितना नुकसान पहुंचाया? कहते हैं ईरान में 3636 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका कहता है उसके सिर्फ 15 सैनिकों की जान गई है। हालांकि मैं इसे नहीं मानता कि अभी तक अमेरिका के सिर्फ 15 सैनिक इस वॉर में मारे गए हैं। अमेरिका आंकड़ा छिपा रहा है, फ्यूचर में पता चलेगा। ईरान में 26,500 लोग घायल हुए, अमेरिका के 543 सैनिक घायल हुए। ईरान में 50 से ज्यादा सैन्य ठिकाने टारगेट हुए। खाड़ी में अमेरिका के सारे बेस टारगेट हुए। ईरान के हजारों ड्रोन तबाह हुए, अमेरिका के कोई 24-25 ड्रोन तबाह हुए। ईरान के 155 से ज्यादा नौसैनिक जहाज तबाह हुए। अमेरिका ने इस बाबत कोई आंकड़ा नहीं दिया। अमेरिका को इस जंग में अब तक लगभग $33 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, मिडिल ईस्ट में उनके पैर उखड़ने लगे। तब व्हाइट हाउस के तेवर बदले। जिस डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा पूरी दुनिया मानती थी, वो अपनी धमक से बड़े देशों को झुका देते थे। वेनेजुएला में घुसकर मादुरो को उठा लिया, क्यूबा पर कब्जे की धमकी दी, कनाडा को 51वां राज्य बताया अमेरिका का। उनका वो जलवा, वो दबदबा मुश्तबा ने मटिया मेट कर दिया। मुश्तबा ने ट्रंप को वो जख्म दिया जिसकी कल्पना खुद पेंटागन भी नहीं कर पाया। मुश्तबा खामनेई का ये रूप देखकर अमेरिका, इजराइल ही नहीं कांपे, बल्कि खाड़ी के वो 12 देश भी दहल गए जो अब तक अमेरिकी भरोसे पर मिडिल ईस्ट में कूदा करते थे। और हालात ये बने कि ये अमेरिका की छत्रछाया को छोड़कर कतर और यूएई जैसे देश
मजबूत देश, धनी देश ईरान के आगे हाथ जोड़कर सुरक्षा कवच में लेने की विनती करने लगे। मुश्तबा ने अपनी कूटनीति और अपनी ताकत और रणनीति के दम पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब मुश्तबा की तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप करने लगे, बुद्धिमान बताने लगे और कहने लगे कि वो मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, डील पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इस जंग में एक और किरदार है जो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अमेरिका तो डील कर लेगा, लेकिन नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू को तगड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू ने सोचा था अमेरिका की मदद से वो ईरान के वजूद को, ईरान में IRGC रिजीम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन न तो रिजीम बदला और न ही खामनेई का शासन बदला। अमेरिका खुद पैर पीछे खींच रहा है और ऐसे में इजराइल इस इलाके में अकेला पड़ने लगा है। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। प्रतिबंध हटने से ईरान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी गुट और हमलावर होंगे और पावरफुल होंगे, क्योंकि ईरान के पास पैसे बढ़ जाएंगे। और इस डील में कहीं भी ईरान ने अपने प्रॉक्सीज का जिक्र नहीं किया है। पश्चिम एशिया में इजराइल की कूटनीतिक पकड़ कमजोर होगी। अब्राहम एकॉर्ड फिर से धराशायी होगा। इजराइल के सैन्य विकल्प पर अमेरिकी रोक लग जाएगी। ईरान पर विफलता राजनीतिक करियर के लिए घातक है, नेतन्याहू के लिए। इस समझौते से ईरान मजबूत होगा, जबकि नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। नेतन्याहू हेवी टेंशन में है। मुश्तबा खामनेई के पास ईरान का सिंहासन आते ही तेल अवीव में नेतन्याहू का आसन बुरी तरीके से डोल रहा है। इस जंग में इजराइल ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। मुश्तबा की जीत ने नेतन्याहू के राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी कर दी। 100 दिन की यह जंग अब भले रुक भी जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट का भूगोल और संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका है। जहां सिर्फ एक ही किंग है और वो है ईरान। तो मिडिल ईस्ट का क्या नया सुल्तान है ईरान? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ मौलाना असलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार प्रियंका यादव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रशिया से लाइव, रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन में आलोक जी से चाहूंगा। हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा अब वो ईरान को और ज्यादा पावरफुल करने जा रहे हैं। ईरान के सैंक्शंस हट जाएंगे, ईरान को $25 अरब की सहायता अमेरिका देगा। तो क्या ईरान इन रुपयों को सिर्फ ईरान में लगाएगा कि वो हिजबुल्लाह, हमास, हुती को भी स्ट्रांग करेगा, स्ट्रेंथन देगा? विवेक जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। ये ट्रंप को हार करके पीछे हटना पड़ा है, इस संधि से साफ साफ है। देखिए, और इस ट्रंप की बिल्कुल मजबूरी है, वो वहां कुछ कर नहीं पा रहे थे। न सत्ता बदली, न यूरेनियम हाथ लगा, न मिसाइल के उनके जखीरे बर्बाद वो कर पाए, न ईरान की रिटेलिएशन की पावर को वो रोक पा रहे हैं, न उनके पास एयर डिफेंस की वेपन्स जो म्यूनिशंस है वो भी एडिक्वेट नंबर में नहीं है। उनकी लोकप्रियता अमेरिका में लगातार गिरती जा रही है, विश्व भर में उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका को हासिल करने के लिए वहां कुछ भी नहीं था और नुकसान झेलने के लिए बहुत ज्यादा था। तो ट्रंप को हर हालत में वहां से वापस निकलना था, क्योंकि अगर वो नहीं निकलते तो जहां भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के क्षेत्रों पर जो भी छोटी बहुत आक्रमण की कार्रवाई अमेरिकी सेना कर रही थी, उसके विरोध में ईरान ताबड़तोड़ आक्रमण कर रहा था मिडिल ईस्ट के अमेरिकन सेंटर पे, जिसको रोक पाने में अमेरिका बिल्कुल अक्षम था। तो ऐसे में अमेरिका बिल्कुल बेतहाशा हताश होकर के उनको वापस लौटना पड़ा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और अमेरिका को बहुत बड़ी चपत लगी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अमेरिका जिस रूप में देखा जाता था मिडिल ईस्ट में, उस रूप में भी नहीं देखा जाएगा।
कितने शर्म की बात है कि वही अमेरिका जो उन मिडिल ईस्ट देशों को संरक्षण देने का दावा करता था, उसी में से 3 देशों ने घूस दिए ईरान को कि हमारे ऊपर भैया आक्रमण नहीं करना, कतर और यूएई ने। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब ट्रंप की थूथू होगी और अमेरिका की साख गिरेगी। हम्म। लेकिन संधि होती है कि नहीं, इस पर भी अभी संशय लग गया है। ये भी एक बेइज्जती की बात है अमेरिका और ट्रंप के लिए कि ईरान खुद आकर के बोल रहा है कि वो तैयार नहीं है संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए। और आज स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से कि वो वहां पर अपने दूत नहीं भेज रहे हैं संधि में भाग लेने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है ट्रंप की और अमेरिका की, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ विवेक जी। रोहित जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे वॉर इक्वेशन को? देखिए, जैसा यूक्रेन वॉर के बाद पता चला कि रशिया उतना पावरफुल भी नहीं है जितना दिखता है, वैसा ही यहाँ हुआ। अमेरिका भी उतना पावरफुल नहीं है जितना दिख रहा है, वरना जीत जाता। अच्छा, अमेरिका डर किससे रहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर हम अंदर घुसे तो कैजुअलिटी बढ़ेगी। इस समय सिचुएशन क्या है? इस समय सिचुएशन यह है कि एक 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 थिंकिंग थी मिडल ईस्ट में, गल्फ में, सेंट्रल एशिया में, कि एक अमेरिकन बेस आपका हमारे कंट्री में बन गया तो आप सेफ। वो मिथ टूट चुका है। सेंट्रल एशिया अब, या मिडल ईस्ट या गल्फ जिसे बोलें, तो वो गल्फ अब अपनी रीथिंकिंग पे आ चुका है। देन ईरान एक एक रीजनल पावर गल्फ में बन के निकला है, अब तक वो नहीं। तीसरी चीज, इस वॉर के पीछे जो पावर्स थी, चाइना और रशिया, वो दोनों अपना गेम अच्छा खेल गए। तो अमेरिका में इलेक्शंस आने वाले नवंबर के फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी नवंबर, मतलब एवरी इन द सेंस कि जब भी इलेक्शन होंगे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर ही। तो वो फर्स्ट ट्यूसडे सामने खड़ा है, बहुत दूर नहीं है। अगर इसमें ट्रंप हार गए तो ट्रंप की हालत ये हो जाएगी कि ट्रंप बिल्कुल पावरलेस प्रेसिडेंट हो जाएगा। ट्रंप उस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ झुकते देखें। ये बात मुझे पता है, ये बात और दूसरे एनालिस्ट को पता है, तो ईरान को भी पता है और ट्रंप को भी पता है। ट्रंप अभी एक बार झुक जाएंगे, अगर वो अपना इलेक्शन निकाल गए, वो दोबारा डबल पावर के साथ आएंगे, ये सबको पता है। तो यहाँ पे बैकफुट पे खेलना ट्रंप की मजबूरी बन चुकी। और ट्रंप ये इलेक्शन हारे, ये रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है और ईरान भी चाहता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड के 200 कंट्रीज हैं, तो उसमें से कम नहीं तो 160 चाह रहे हो कि ट्रंप ग्रीनलैंड के इशू को यूरोप चाह रहा होगा, क्यूबा चाह रहा होगा, गल्फ के सारे कंट्रीज लगभग चाह रहे होंगे, यूक्रेन भी चाह रहा होगा, बहुत सारे कंट्रीज चाह रहे हैं। तो कोई बोले ना बोले, तो ट्रंप ऐसी गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पे उनके लिए निकलना मजबूरी हो चुकी। और ये बात ईरान को बखूबी पता, वरना ईरान 100% यहाँ पे खुद कॉम्प्रोमाइज करने तैयार होगा। आप देख लीजिए, 1.5 से 2 महीना हो चुका, अभी कॉम्प्रोमाइज की कहीं बात ही नहीं। पाकिस्तान के ऊपर इतना गंदा प्रेशर डाला हुआ है अमेरिका ने कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चल रहा था, फिर भी कहां बैठे थे? तेहरान में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कंट्रोल करना उनकी ड्यूटी थी, आसिम मुनीर की ड्यूटी थी। दे वर सिटिंग इन तेहरान। क्यों? इसलिए कि कैसे भी ये कहानी खत्म हो, ताकि हम अमेरिका को बता पाए हमने किया यार। वो नहीं था। आज की बात थी कि आज, कल रात जो खबर आ रही थी कि आज साइन हो जाएगा अकॉर्ड यूरोप में कहीं पे जेनेवा, और ये भी बोला गया था कि ये वहां से पाकिस्तान डेलीगेशन सीधे जेनेवा जाएगा। आ गए, कुछ नहीं है। ईरान इसको जितना लंबा खींच सकता है खींचेगा। चाइना रशिया भी यही चाहते हैं, क्योंकि एम्यूनिशन या बोले कि मिसाइल्स अमेरिका के पास नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट थी कि 200 मिसाइल, अब 240 हो गए, 250 हो गए। अगर वॉर शुरू हुई तो ये 200 तो 10 दिन 5 दिन में खत्म जाएंगे। तो फिर कैसे काम चलेगा? उसके बाद कुछ नहीं है इनके हाथ में। प्रैक्टिस के अमेरिका भी एक्सपोज हुआ है कि वो कितना कितना अंदर परकुलेट कर सकता है ईरान में। मिसाइल तो मार सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उन मिसाइल के सामने ईरान की जो ड्रोन स्ट्रेटेजी थी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसने। और अमेरिका को एक औकात दिखा दी कि आप कितने ही वेपन्स ले लीजिए, कितने ही फास्ट वेपन्स ले लीजिए, आप मदुरो को तो उठा सकते हो, लेकिन ईरान को कुछ कर गए। अच्छा, मदुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल पे थे कि मैं अभी देख लूंगा।
वो भी खत्म हो गया। तो ईरान, लेकिन एक बात है, ईरान का भी ये काम बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो हरकतें चल रही थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी। जैसे बोलते हैं, बदमाश दोनों ही हैं, गुंडे दोनों ही। ईरान कम गुंडा नहीं है। ईरान जो हमास ने किया है इसराइल में, क्या उसे कोई सपोर्ट कर सकता है? तो वो भी आतंकवाद और गुंडागर्दी की उसने भी। तो ये दो गुंडों की लड़ाई है, हमारे लिए बढ़िया है, दोनों गुंडों में से एक तो मरेगा। तो फैक्ट इज दिस। रिजवी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई आपका, और मैं आपके तमाम साथियों को नमस्कार करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। देखिए, एक उर्दू जबान में एक कहावत है कि नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़ा गले लग गया। ये लोग अमेरिका और इजराइल, ये लोग दोनों दोनों राष्ट्रपति ईरान की हुकूमत को और रजीम को चेंज करने के लिए गए थे। खुद उनकी हुकूमत इस वक्त खतरे में आ गई है। आपने जो इस वक्त कुछ बातें कही, मैं उसका समर्थन करता हूं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इन तमाम बातों को ये कहा कि अमेरिका को क्या मिला सिवाय बेइज्जती के। मैं आपको बताऊं विवेक भाई कि इसके पीछे हो क्या रहा है कि 3 कंट्री गल्फ की ऐसी हैं जिन्होंने खुलकर ईरान के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। सरेंडर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं आपके दर्शकों को कि इन 3 कंट्री ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उसमें एक कतर है और एक यूएई है, और जो तीसरा कंट्री है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा ईरान का दुश्मन रहा, उसे सऊदी अरब कहते हैं। आपके दर्शकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैं खबर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग खुद फैसला कीजिए। और ये वीडियोस जो मैं कहने जा रहा हूं, ये वीडियो मौजूद है कि जब ईरान के हाजी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले तकरीबन, जब सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो वहां पर उनका सऊदी अरब ने फूलों से इस्तकबाल किया, वेलकम किया। ये इस बात की तरफ इशारा था कि अंदर कोई कुछ न कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये देख लिया कि अब जो है हमारी दाल गलने वाली नहीं है, और ये जितनी भी देर करते ये उतना ही इनका नुकसान हो रहा था। इन्होंने अपने दिल से ये काम नहीं किया है, बल्कि मजबूरी से ये काम किया है। कभी कभी इंसान जो है, दिल उसका कहता है कि ये काम न करो, लेकिन उसे ऐसी मजबूरी सामने आ जाती है कि वो उसे करना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कुछ भी, आपने जैसा कि बताया कि ये जो कुछ भी किया है या करना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी है। जैसा कि तमाम चैनल पे मैंने भी ये बात कही कि मिड टर्म जो इलेक्शन है, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है। और नेतन्याहू की, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, नेतन्याहू की कुर्सी अब कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ये दोनों के दोनों बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। ईरान ने एक बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी है, और बहुत ही प्यारी बात आपने कही कि आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई एक जख्मी शेर की तरह लड़े हैं। हम लोग किताबों में, कहानियों में पढ़ते आए थे कि शेर जो है जब जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मुश्तबा खामनाई ने जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि जब तक ये इंसानी हिस्ट्री रहेगी, उसमें मुश्तबा खामनाई का नाम भी लोग लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का नाम भी लिया जाएगा कि एक कमजोर मुल्क ने 2 मजबूत ताकतों को किस तरीके से धराशायी कर दिया और वो घुटने पर लेकर आए। आप तमाम लोगों से मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, हाँ। एक नया वर्ल्ड जो सिस्टम है वो आ रहा है। अब जो है नहीं, रोहित जी का कहना है कि दोनों में से कोई दूध के धुले नहीं है। ईरान भी कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रहा था प्रॉक्सीज को पाल दिया, प्रॉक्सीज को पैसे देकर। मैं आपको बताऊं कि एक डेविड फ्रैंकलिन का एक मुझे आर्टिकल मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और वो ये था कि मीडिया में एक मसला ये है कि बैलेंस करने के लिए वो कभी कभी चाहते हैं कि साहब लोग ये ना कहें कि हम एक तरफ हो गए हैं,
तो कभी कभी कमजोर जो गलत है उसको भी सही कर दिया जाता है, और जो सही है तो गलत कर दिया जाता है। ईरान लड़ने के लिए नहीं आया था। अमेरिका जो है 9,000 किलोमीटर के फासले से ईरान पर हमला करने के लिए आया था। इसलिए ईरान को दोष देना विवेक भाई इस वक्त तो मुनासिब नहीं है। जी। ईरान की आज तो आप लोग तारीफ कर दीजिए, ईरान ने बहुत दुख उठाया है। 47 ईयर्स से जो है ईरान अमेरिका के जुल्म को और अत्याचार को सह रहा है। ठीक है, प्रियंका जी कुछ कह रहे हैं, उसका थोड़ी सर आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी। धन्यवाद विवेक जी। अभी तक मैंने जितने पैनलिस्ट को सुना उनसे मैं सिर्फ रोहित जी की बात इतनी है जिनसे मैं वाकिफ रखती हूँ कि दूध के धुले तो कोई भी नहीं है। उसके अलावा जो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगी शायद उससे कोई भी वाकिफ ना रहे। सबसे पहली बात तो ये वॉर नहीं है, ये आर्टिफिशियल वॉर है। और कोई भी वॉर इस तरीके से नहीं लड़ी जाती है। आप लड़ रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप पीस डील्स कर रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं, फिर दोबारा आप शुरू हो रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। नहीं, ये वॉर नहीं है। दिस इज आर्टिफिशियल वॉर, प्री प्लानिंग एक बड़ी युद्ध की, एक बड़ी जंग की। इसमें मैं बताती हूं आपको, मैं ही आपके ही चैनल पे बता के गई थी कि रशिया और यूएस बेरिंग स्ट्रेट टनल बना रहे हैं, जिसमें चुकोक्ता और अलास्का को कनेक्ट करते हुए एक नया टनल बनेगा। और ये जो टनल है इसकी मंजूरी फाइनली हो चुकी है। रूस के जो इकोनॉमिक फंड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है बाकायदा, और ये डेवलपमेंट हो रही है। यूएस और रशिया के बीच की दुश्मनी हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। 100 साल से ये दोनों बहुत बड़े अलायंस है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है। और यूएस और ईरान भी अलायंस है। ये सारे का सारा युद्ध चाइना के खिलाफ किया जा रहा है। ये बार बार हॉर्मोज खोलना बंद करना, इसका इम्पैक्ट बिल्कुल चाइना के ऊपर पड़ा है, उसके जो ऑयल गैस पे पड़ा है। ये वेनेजुएला से सिर्फ मडूरो को उठा लेना, जबकि ड्रग लॉर्ड्स सिर्फ वेनेजुएला नहीं है, मेक्सिको भी है, कोलंबिया भी है, लेकिन सिर्फ वेनेजुएला के लीडरशिप को टारगेट करना, क्योंकि वेनेजुएला से चाइना का ऑयल सप्लाई कट करना। क्योंकि ये दोनों अगर चाइना से कट होता है तो उसकी जो मेजर डिपेंडेंस है प्रोडक्शन ऑफ गुड, वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी मैं फिर से एक स्टेटमेंट देने जा रही हूं जिसका 1 साल बाद आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 साल के बाद चाइना का मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल, मेजॉरिटी परमानेंट सप्लायर ऑफ ऑयल रशिया होगा, बिल्कुल होगा। और ये रशिया का पूरा बेनिफिट है, जो कि ये बेनिफिट दोनों दोस्तों ने मिलकर के बनाया है, यूएस प्लस रशिया ने। और दूसरी बात, पावर ऑफ इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं देती हूं। पावर ऑफ साइबेरिया नाम का जो प्रोजेक्ट होता था, जो काफी टाइम से बंद पड़ा था, वो प्रोजेक्ट रीएक्टिवेट कर दिया है रशिया ने। वो किस लिए रीएक्टिवेट किया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बेरिंग स्ट्रेट के लिए। और क्योंकि वो वहां से चाइना को आप जो है वो ऑयल सप्लाई करेंगे। और ये मेजर जो यूक्रेन वॉर के वक्त ऐसा लग रहा था कि चाइना एक डोमिनेंस बन रहा है रशिया में, रशिया चाइना पर निर्भर होता जा रहा है, उसको रिवर्स पावर बैलेंस कर दिया गया है। और ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि आपने सुना, आपको पता होगा कि स्पिरिट ऑफ एल्ब नाम की एक पॉइंट था, एक हिस्टोरिकल फैक्ट इवेंट था, जब यूएस और रशिया दोनों साथ आकर हिटलर के खिलाफ और उन्होंने नाजिज्म के खिलाफ जंग लड़ी थी। इसी तरीके की एक जंग की तैयारी चाइना के खिलाफ यूएस प्लस रशिया कर रहा है। इसमें अभी तक चाइना को दोबारा से रिवर्स पावर बैलेंस करते हुए फिर से रशिया के ऊपर निर्भर किया जा रहा है ऑयल के जरिए। और दूसरा, पेमेंट, सारी जो पेमेंट की प्रॉब्लम्स थी वो सारी रिजॉल्व हो गई हैं कि किस तरीके से पेमेंट कोऑपरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा अब चाइना और रशिया का, ये बात। और दूसरी बात जो रही मिडिल ईस्ट की, जो आप बात बोल रहे हैं कि एक्चुअली यूएस नहीं चाहता, यूएस अब मिडिल ईस्ट से बाहर निकल के जाना चाहता है, क्योंकि उनकी जो नई पॉलिसी है जिसके ऊपर वहां बात चल रही है वो है मोनरो डॉक्ट्रिन की बात। यूएस चाहता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे इन्फ्लुएंस रखना, अब उसका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट से खत्म हो चुका है। रही बात इजराइल की, यहां पर इजराइल जो है
उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है कि आप ये वो वाली बात है कि वियतनाम जिस तरीके से जंग जीत गया था, इस तरीके की जंग ईरान जीत गया है अच्छी तरीके से पिट पिटा करके। तो ये सरफेस लेवल की बात हुई है। आपका जो न्यूक्लियर एजेंडा है वो यूएस प्लस इजराइल अलायंस वाला ये म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक आप ईरान भी अलायंस में है यूएस के साथ इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग चाइना। एंड उसके बाद जो आपका जो खुद का आप अपनी जनसंख्या और आप आर्मी को एक एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू पागल बना करके जंग में झोंक रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप चाहे बोल दीजिए जंग जीत गए, लेकिन न्यूक्लियर आपको जो एजेंडा है, जो एंटी इजराइल एजेंडा है, वो आपका पनप नहीं पाएगा। क्योंकि अभी इजराइल ने भी देख लिया कितना विध्वंस कर लिया है और उसको एश्योरिटी है कि आपका न्यूक्लियर प्लान तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, नहीं, इजराइल प्रियंका जी, आप जो कह रही हैं कि भाई एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा आप उसको प्रोपेगेट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं चला पाएंगे, मुझे लग रहा है जब ईरान के पास इतना सारा पैसा आएगा, $25 अरब की संपत्ति जो अमेरिका रिलीज करेगा, इसके अलावा दुनिया भर में जहां जहां पर ईरानी एसेट्स फ्रीज हैं उनको भी रिलीज करने की बात की जा रही है, मुआवजा देगा अमेरिका। इनफैक्ट जो डिवास्टेशन और जो डिस्ट्रॉय हमलों की वजह से दिखा ईरान में, तो इतने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ डेवलपमेंट के लिए थोड़ी करेगा, उसके और भी एजेंडे हैं। मैं एक सोढ़ी सर का रिएक्शन ले लो, फिर मैं वापस आ रहा हूं। सोढ़ी सर। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा, चाहे आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, ये युद्ध तो खत्म हो जाएगा और इस पे पूर्ण युद्ध खत्म करने के डॉक्यूमेंट भी साइन हो जाएंगे। लेकिन क्या ये युद्ध खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी? कतई नहीं आएगी। क्योंकि विवेक जी, जब इस समय का इतिहास 25 साल बाद देखा जाएगा, 3 बड़ी चीजें लिखी जाएंगी। पहला, इस युद्ध से अमेरिका की महाशक्ति का पतन शुरू हुआ। दूसरा, इस युद्ध के बाद ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा। और तीसरा, आज से कुछ साल बाद मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग शुरू होगी, जिसकी शुरुआत ईरान करेगा इजराइल पे, और जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल 2 बांटों में बंट जाएगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। तब जाके मिडिल ईस्ट में शांति होगी। विवेक जी, इस मिडिल ईस्ट के मुद्दे को समझने के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। पहला है कि ये इस्लाम और यहूदी के धर्म की लड़ाई नहीं, एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और दूसरा, हमें यह धारणा मन से निकालनी होगी, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है, तो सारी गलती सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। विवेक जी, मॉडर्न एरा का जमाना शुरू होता है 1500 एडी से। हम कुछ भी कह लें, 10,000 साल पहले अखंड भारत था, ये सारे देश हमारे पास थे, लेकिन हकीकत में आज मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जमाना है जो 1500 एडी से शुरू हुआ है। और आज के जमाने में कोई भी किस पे हक करता है, चाहे एक मकान पे भी हक करता है, उसके बाद उसके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न दस्तावेज होने चाहिए। इसलिए फिलिस्तीन मुद्दे को समझने के लिए, जो इस सारी फसाद की जड़ है, फिलिस्तीन मुद्दे को समझने के लिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। पहला, मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915 का। दूसरा, साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का। तीसरा, बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का। और चौथा, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 181/2 1947 का। और जब ये 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ेंगे, दर्शकों को समझ आ जाएगा कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा असल में है क्या। विवेक जी, जहां तक बात है कि ये पूरी मिली जुली साजिश थी चीन को नीचा दिखाने की, देखिए चीन ने अक्लमंदी से दशकों पहले अपनी प्लानिंग की है। और कैसे, मैं बताऊं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन को कतई फर्क नहीं पड़ा कि वो ब्लॉकेड हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली चीज, चीन का जो भी तेल या एनर्जी आती है, किसी भी एक स्रोत या 100 से 20% से ज्यादा नहीं आती है, इंक्लूडिंग रशिया। 20% फ्रॉम वन सोर्स से ज्यादा चीन ने कहीं पे भी अपने सोर्स लेने की नहीं रखा है। दूसरा, चीन ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ोतरी दी है, आपको हैरानी होगी जान के कि पिछले साल ही 2025 के अंत में चीन में इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे कि उन्हें सऊदी अरेबिया से तेल लेने की जरूरत नहीं भी हो, तभी आराम से चल सकते हैं। और चीन में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं, वो दुनिया के सम टोटल कंबाइंड से ज्यादा हैं। तीसरा, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड 12 अप्रैल से शुरू हुआ आज तक, जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड है,
चीन के 80 पानी के जहाज आराम से निकल चुके हैं। ईरान के कोस्ट के साथ साथ पाकिस्तान के कोस्ट लगते हुए चीन पहुंच चुके हैं। चीन के पास 4 महीने का रिजर्व स्टॉक है। चीन में एक दिन भी इस युद्ध की वजह से तेल की किल्लत नहीं हुई है। चीन में 1 येन भी तेल महंगा नहीं हुआ। तो पहली बात तो यह धारणा कि पूरी सोची समझी रणनीति थी चीन को नीचा दिखाने की, आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। और अब मैं आपसे एक और मिनट चाहूंगा। विवेक जी, देखिए, ये जो ब्लंडर किया ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ईरान पे हमला करके, ये उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा अगले कुछ महीने में। और हम फिर आपके चैनल पे ये डिबेट कर रहे होंगे, क्योंकि अमेरिकी सेना के हर सैनिक अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। तभी आज तक किसी भी अमेरिकी सेना अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को एडवाइस नहीं दी ईरान पे हमला करने की, क्योंकि ज्योग्राफी पूरी तरह ईरान पे फेवर करती है। लेकिन ट्रंप ने जनरल डैन केन, जो अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, जिन्होंने 12 फरवरी को इस साल ट्रंप को कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया हमारे लिए घातक होगा, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ट्रंप ने जनरल डैन केन की बात को नकारा। और देखिए किस तरह से अमेरिका ईरान फंसा जैसे देश ने जो उसने इजराइल और अमेरिका की सैनिक ताकत में कितनी चोट पहुंचाई, ये पूरी दुनिया जानती। एक छोटा सा सवाल सबसे लेते हैं जल्दी जल्दी से, आलोक जी से जानना चाहूंगा, क्या वो डील होता देख रहे हैं या फिर वो मंडे से पहले वाला इनसाइडर ट्रेडिंग वाला जुमला है कि भाई डील के करीब है, कल मार्केट उछलेगा जैसे ही, फिर थर्सडे को आ जाएगा कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं? विवेक जी, देखिए हो क्या रहा है कि ईरान को यह पता चल गया है कि अमेरिका फंस गया है और किसी भी तरह से वो डील चाहता है। तो इसमें ईरान अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और वो और दबाने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि भले अमेरिका रुक जाएगा, अमेरिका भी रुका हुआ है, इजराइल नहीं रुकेगा। मैं एक बात से सहमत हूं प्रियंका जी से, इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल की पॉलिसी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होती है, उसके देश के अस्तित्व को खतरा होगा, वो किसी भी हद तक जाएगा। आप देखिएगा तो बगैर इजराइल के तो आलोक जी, बगैर इजराइल के तो डील भी संभव नहीं है। जी नहीं, डील वो कर लेंगे और इजराइल को लेकिन इजराइल के ऊपर जब भी आक्रमण होगा वो डील नहीं सुनेगा, वो प्रति आक्रमण करेगा ही, प्रतिकार करेगा ही। इजराइल वो इस तरह का आप देश ठीक कह रहे हैं, वो ऑलरेडी लेबनान में है, बूट्स ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, वो रुकेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रेटेजिक बढ़त हासिल कर ली है। और बगैर इजराइल के अमेरिका सोच रहा है डील कर लें, लेबनान को मारते रहे, तो पॉसिबल ही नहीं है। रोहित भाई क्या कहेंगे आप? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो चीज आलोक जी ने नहीं बोली वो मैं बोल देता हूं, जो भी डील होगी टेम्परेरी, आगे एक वॉर खड़ी, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि क्या ईरान भूल जाएगा इन सब ने मेरे ऊपर अटैक कराया था? नहीं भूलेगा। क्या सऊदी भूल जाएगा कि ये शिया है और ये शिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, कल मेरे खिलाफ यूज कर सकता है? ये वॉर अकेली इजराइल की नहीं थी, ये इस डील से पहले, टू बी प्रिसाइज, इस डील से बात करें तो 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, यही तो सऊदी था, यही तो कतर और दूसरे कंट्रीज ने, बहरीन, जो बोल रहे थे कि यार इसको, इससे हमला कर रहे हैं, इस पे लड़ाई हो चुकी, ये दोबारा हमला करेगा, इसको एक बार में खत्म कर लो, यही बोल रहे थे ना। और इजराइल भी इसी में था कि एक बार खत्म कर लो। ये तो ट्रंप का इलेक्शन आ गया, वरना ये वॉर खत्म होनी ही नहीं थी। क्यों? यही सेम स्ट्रैटेजी क्या सद्दाम हुसैन के साथ यूज करनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि सद्दाम हुसैन के टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं, गद्दाफी के टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं। आज इलेक्शन फंस रहा है, इस वजह से अमेरिका है चुप है। एक बार उसका इलेक्शन निकलने दीजिए, ट्रंप एक बार पावरफुल होकर सारी चीज जीत के वापस आ जाए। मैं भी देख लेता हूं। कल से मैं प्रियंका मैम से थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा हूं एक पॉइंट पे कि अमेरिका का इंटरेस्ट यहां खत्म हो चुका है। मैम, अमेरिका का इंटरेस्ट हर उस जगह होता है जहां मिनरल निकले, रिसोर्सेज, और गल्फ में वो रहेगा, उसका प्रेजेंस रहेगा। अफगानिस्तान से पुल आउट कर गया, इराक से नहीं किया। क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान इराक दोनों सेम सिचुएशन थी। उसके सैनिक अगर जितने अफगानिस्तान में मर रहे थे उतने ही उसके इराक में मर रहे थे, क्योंकि वहां इराक से तेल निकल। ये वही अमेरिका है, अफगानिस्तान में कुछ था नहीं लेने के लिए। सही बात है, कुछ नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों नॉर्थ कोरिया इतना अकड़ के बैठा है? न्यूक्लियर मिसाइल भी फाइल करेगा, सब कुछ फायर करेगा, उसे पता है कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं, अमेरिका मुझ पर हमला नहीं करने वाला कभी भी। सोमालिया में 12 या 14
सैनिकों को, अमेरिकन सैनिकों को मारा था, दे वर हैक्ड टू डेथ, और उसके बाद सारी अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट कर गई थी। उससे ज्यादा 5000, मतलब मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, 5000 तो हो गए थे आज से 10 साल पहले ही। इराक में अमेरिकन सैनिक मारे गए थे, पुल आउट आज तक नहीं हुआ। अमेरिका जहां भी हमला करता है तेल पे करता है, जहां भी हमला करता है रिसोर्सेस पे करता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में कि मैं नॉर्थ कोरिया को देखूं या क्यूबा को देखूं। वेनेजुएला में तेल था, ऑपरेशन इमीडिएटली। क्यूबा में तेल ही नहीं है। नहीं, लेकिन वो नहीं सबसे बड़ा करेगा। सवाल ये है कि अगर लेबनान को ठोकता रहेगा या फिर लेबनान पर हमले जारी रखेगा इजराइल, तो फिर क्या ईरान डील में आएगा? असलम रिजवी साहब क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए विवेक भाई, मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि जंग में हार जीत जो होती है वो ऑब्जेक्टिव को लेकर होती है। यानी आपका मकसद क्या था जंग करने का और ईरान का मकसद क्या था डिफेंस करने का। तो अब ये देखा जाएगा कि अमेरिका जो उसने अटैक किया है, जो उसका मकसद था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसमें वो वो कामयाब नहीं हुआ अचीव या हुआ नहीं है, हुआ। बात क्लियर है। लेकिन असलम भाई ये बताइए, तो अगर लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहते हैं तो क्या ईरान सीज फायर या समझौते की बिल्कुल नहीं बेस करेगा। पर आएगा? बिल्कुल आपके आपके इस बड़े चैनल पर मैं खुल कर कह रहा हूं कि अगर इजराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे हाँ, तो ईरान ने ये खुलकर कह दिया है कि हम कोई डील अमेरिका से नहीं करेंगे। आगाए मूसवी का बयान आया है खुले लफ्जों में कि अगर आपने लबनान पे हमला जारी रखा और मजलूमों पर तो अत्याचार डील का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात है। जैसा कि बिल्कुल ईरान ना तो इजराइल रुकेगा और ना ही ईरान मानेगा बगैर लेबनान के। प्रियंका। विवेक जी, जो लिबनान की जंग है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि लिबनान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईरान नहीं है, उसके अंदर फ्रांस भी है। अ, एक नई जंग मिडल ईस्ट थोड़ा शिफ्ट करते हुए आने वाली है, क्योंकि लेबनीज की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी है। फिर भी देखो कितनी जंग चल रही है, बिकॉज लेबनान में यूएस नहीं फ्रांस का इन्फ्लुएंस है, और टर्की में टर्की और फ्रांस का जो अलायंस है वो मजबूत हो रहा है, और फ्रांस प्लस सीरिया का अलायंस मजबूत हो रहा है, जो कि इसराइल के साथ जंग करने के लिए एक नया मोर्चा खड़ा हो रहा है। अब उनको वहां पर जंग करनी होगी। दूसरी बात, पुल आउट की, यूएस तो पूरा ही पुल आउट करना चाहता है। मैंने पहले भी कहा है, पूरे मिडल ईस्ट से ओपेक को ब्रेक करना। और आपको क्या लगता है, आप लोग इतना सरफेस लेवल पे बोल रहे हैं कि उसकी क्षमता खत्म हो गई है, हार गया है। कम ऑन, आप यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर वन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड की क्षमता खत्म हो गई है, डर गया है, भाग गया है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिलो द टेबल पॉलिटिक्स ऑफ इट। उसको, वो वहां से निकलेगा, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर एक दूसरा सिविल वॉर, गृह युद्ध शुरू होगा। जो गल्फ की कंट्रीज है वो अब रियलाइज कर गई है कि यूएस निकलने वाला है, और उनको अपने आप खुद इंडिपेंडेंटली अपनी मिलिट्री को सक्षम बनाना होगा। उसके ऊपर उन्होंने काम भी ये करना बड़ी शुरू बात आप कर कह रही दिया हैं। मैं है। जल्दी से अपनी सोली खुद सर का की एक रिएक्शन ले मिलिट्री, लूं कि आपने कहा है कि अमेरिका निकलेगा तो सिविल वॉर का सिचुएशन बन सकता है, ना तो उधर इजराइल रुकने वाला, उधर भी अलग अलग डायमेंशन तैयार हो रहा है। सोली सर। विवेक जी देखिए, 1956 में जब इंग्लैंड, फ्रांस और इसराइल ने इजिप्ट पे स्विस कैनाल के लिए हमला किया था, वो शुरुआत थी ग्रेट ब्रिटेन के सुपर पावर की पतन की। और उसके बाद जहां ग्रेट ब्रिटेन हम सारे जानते हैं, एक स्टडी हुई थी 1974 में जिसमें साफ लिखा गया कि कोई भी एम्पायर या साम्राज्य होता है 250 साल के अंदर वो खत्म हो जाता है। ये अमेरिका का 250वां साल है, क्योंकि अमेरिका की आजादी 1776 में हुई थी। जैसे मैंने कहा, 25 साल बाद जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, ये ईरान युद्ध अमेरिका के महाशक्ति का पतन की शुरुआत है। जहां तक बात है मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट के जितने देश हैं वो सारे जानते हैं कि अब ईरान वहां की क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभर चुका है। कोई मिडल ईस्ट का देश एक दूसरे से सिविल वॉर या लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं, अभी वो फिर हमने अगर शिया और रहना सुन्नी है वाला मामला तो भी तो है, हमें सोली जी। ईरान के साथ रिश्ते वो बना के शिया रखे। सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी तो है। आप देखिए,
तभी आप देखिए खाड़ी के 3 देश ऑलरेडी ईरान को पैसा दे रहे हैं। हैं तो बिल्कुल। जहां तक ईरान की पोजीशन है बहुत स्ट्रांग हो गई है What kind और of ये language आने you are वाले using? समय में आप अमेरिका के लिए बड़े इजराइल का खतरे एक की बात है। सिविलाइज्ड कंट्री का, आपको पता है दुनिया डार्क एजेस में चली गई थी, तब यहूदियों ने आकर के आपको एक सिविलाइजेशन दी है। सिविलाइजेशन रहित हो गया था भारत वंश के विध्वंस के बाद, पूरी दुनिया बहुत डार्क एजेस के अंदर चली गई थी, वो तो यहूदियों ने सिविलाइजेशन दी है। आप उन यहूदियों की तबाही की बात कर रहे हैं, आप पैलेस्टीन फेवर की बात कर यहूदियों ने रहे हैं, किसको आप यहाँ पर, सिविलाइजेशन दी, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे किस महाशक्ति बोल रहे हैं, नहीं, एक महाआतंक प्रियंका के जी, गढ़ को आप महाशक्ति बोल रहे हैं। यहूदियों ने ये किस आप किस पर भी पड़ेगा। किस देश को सिविलाइजेशन दी? खतरनाक है, ईरान का पावर होना भी हमारे लिए खतरनाक ही है। नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक मुल्क तो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है, पाकिस्तान। वो तो एटॉमिक पावर से लैस है, और वहां तो और खतरनाक संगठन है, टीटीपी है, जैश है, अल-कायदा है, और पता नहीं कौन कौन बैठे हुए हैं। फिर आप चाहते हैं कि ये दूसरा भी पावरफुल हो जाए? नहीं, दूसरा क्या, पहले तो उसको काउंटर करने की जरूरत है ना, ईरान तो बाद में आता। ईरान को लेकर एनसीटीसी चीफ जो कैंट ने क्या कहा था कि ईरान को इमीडिएट थ्रेट था ही नहीं हमारे लिए, अमेरिका ने क्यों हमला किया पता ही नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो आपको एक कमिटी, स्ट्रैटेजी, फॉरेन पॉलिसी बना करके उसको स्टार्ट करना होगा। अरे भाई, हम जब भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करते हैं, उधर अमेरिका में हलचल मच जाती है। हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अमेरिका 7th फ्लीट लेकर आ रहा था तो रशिया ने रोक लिया। हमने इस बार हमला किया, अमेरिका से फोन बजने लगे, नूर खान एयरबेस पर क्यों हमला किया, वहां न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं। तो डायनामिक्स देखिए, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के फेज में ये सारे देश फंसे हुए हैं। दिक्कत यहां पर आ जाती है। माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है, थोड़ा और वक्त होता है तो चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहा है फिलहाल लेते हैं वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।